नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा जो एनसीईआरटी प्लान चल रहा है एनसीईआरटी हिस्ट्री का, तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं आज। जी, अगर चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि हमारा जो एनसीईआरटी प्लान चल रहा है इस चैनल पे और ज्योग्राफी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, उसमें इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी चल रहा है, जिसमें मैंने इम्पोर्टेंट उत्तर भारत का मैदान बता दिया है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए हैं कुछ जो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम पेपर आप जो देने जाते हैं उसमें आ जाता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमारा 6th क्लास का स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी चल रही है, जो मैंने आपको बताया था कि 90 डेज़ में कंप्लीट करेंगे हम, 3 मंथ्स में। ठीक है, जैसे कि मैक्सिमम ईज़िली कंप्लीट करेंगे कि आपको समझ में भी आ सके, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आप एक बार नोट बना लीजिएगा साथ में, उससे आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि हमने अशोक तक कंप्लीट कर लिया था, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। आज हम पढ़ेंगे खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। ठीक है, चलिए। जैसे कि हमने जाना था अशोक में कि अशोक के काल में क्या कैसे अशोक का परिवर्तन हुआ, धम्म के बारे में बताया था। अशोक ने अशोक का धम्म क्या है, धर्म है या क्या है। ठीक है, और एक्सेट्रा बताया था। जैसे कि पाणिनि जैन धर्म के बारे में इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं आज का चैप्टर। जी, जैसे कि आज का जो चैप्टर हमारा है खुशहाल नगर, देखते हैं। चलिए, ये मैप मैंने आपको बता दिया था। जैसे कि ये सिक्के के बारे में बताया था। यूनानी जो थे पहले, यूनानी कुषाण शासक थे जिन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। देखिए खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में आज का चैप्टर। देखिए जैसे कि हर चैप्टर के तरीके से पहले एक हेडलाइंस दे रखी है, बेस बनाया हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं क्या इम्पोर्टेंट हमारे लिए, क्या नीड है। ठीक है, लोहे का प्रयोग बता रहा है, लोहे के औजार और खेती के बारे में बता रहा है। यहाँ पे लोहे के औजार और खेती के बारे में बताया गया है। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस महाद्वीप में लोहे का प्रयोग, देखिए बता रहा है, लोहे की हिस्ट्री बता रहे हैं यहाँ पे कि कब प्रयोग प्रारंभ हुआ। 3000 साल पहले प्रारंभ हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। जैसे कि हमने अध्याय 4 में पढ़ा था महापाषाण कब्रों के बारे में, वही बता रहा है। करीब 2500 साल पहले, 2500 साल वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। देखिए बता रहा है कि 2500 साल पहले लोहे के उपयोग के बढ़ते प्रमाण मिलते हैं। कुल्हाड़ी और जुताई के लिए हलों का फाल शामिल है, जिसके बारे में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा। जैसे कि उसमें आपने पढ़ा था कि लोहे के हल बनने लगे थे और धान की रोपण तकनीक आ गई थी। ठीक है, जाना था हमने, वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों को बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम था, उसी तरह सिंचाई भी एक उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, देखिए बता रहे हैं कि नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए हैं। किस काल में? अशोक के काल में, मौर्य काल में। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों को भरो, देखिए छोटे बच्चों के लिए बताया गया है, 6th स्टैंडर्ड के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांव में कौन रहता था? गांव के बारे में बताया जा रहा है, गांव के प्रशासन के बारे में। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तो देखिए जो इनका डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, वितरण था, वर्गीकरण, 3 तरह के लोग थे यहाँ पे गांव में। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को विल्लाल कहते थे। जो तमिल क्षेत्र था, तमिल जैसे कि आपका कर्नाटक, केरल जो पड़ता है क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में भूस्वामियों को विल्लाला और साधारण हलवाओं को उड़वार
और भूमिहीन मजदूरों दास को कैडेशियार कहला गया। कैडेशियार या आदिमाई, आदिमाई, ठीक है, आदिमाई कहा जाता था। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन जो किया गया जो 3 तरह के लोग थे, भूस्वामी थे, जो आपके भूस्वामी थे उन्हें विल्लाल कहा गया। विल्लाल, देखिए यहाँ पे बता रहा है विल्लाल, विल्लाल कहा गया। साधारण हलवाओं को उड़वार कहा गया। भूमिहीन मजदूरों को कैडेशियार या आदिमाई कहलाया, ठीक है। देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। देखिए गांव का जो मुख्य होता था प्रधान, ग्राम भोजक कहलाता था, बता रहे हैं ग्राम भोजक। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। जैसे बता रहे हैं कि आनुवंशिक था कि एक ही परिवार के लोग कई वर्षों तक, पीढ़ी तक बने रहते थे इस पद पर, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। देखिए ग्राम भोजक जो था, गांव का मुखिया, इसका पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। जैसे कि गांव का सबसे बड़ा मुखिया जो भूस्वामी होता था उसे क्या कहते थे, विल्लेला। विल्लेला क्या होता था, ग्राम भोजक होता था मुख्य तौर पे। विल्लाल जो होता था, विल्लाल गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी, वही बनता था ग्राम भोजक। और जो साधारण हलवाई होते थे उनको उड़ियार कहा जाता था, और जो भूमिहीन मजदूर होते थे उन्हें कैडेशियार कहा जाता था, ठीक है। इसके अतिरिक्त प्रभावशील होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। जो कर वसूलने का काम था कौन करता था उस समय, ग्राम भोजक ही करता था। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि प्रशासन, पूरा प्रशासन गांव का किसके भरोसे चलता था, ग्राम भोजक के भरोसे। शासन में न्याय भी वही करता था, पुलिस का काम भी वही करता था, और साथ में जो टैक्स वसूलता था वो भी ग्राम भोजक ही वसूलता था। चलिए आगे देखते हैं। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। जो स्वतंत्र कृषक होते थे उन्हें गृहपति कहा जाता था। जो जमींदारों के अधीन नहीं थे उन्हें गृहपति कहा गया। ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ाई तथा बुनकरों जैसे शिल्पकार भी होते थे, ठीक है। तमिल रचनाओं के बारे में बताया गया हुआ है। प्राचीनतम तमिल रचनाएं तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचनाएं करीब 2300 साल पहले की गई। जो संगम साहित्य है इनकी रचना कब की गई, 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों का सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। क्योंकि जो मदुरै था उसके सम्मेलन में किया जाता था, उस सम्मेलन के नाम के ऊपर इनका नाम पड़ा तमिल रचनाएं, ठीक है। इस गांव में रहने वालों के लिए जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। जो गांव के नामों का उल्लेख है वो भी संगम साहित्य में पाया जाता है, ठीक है। देखिए नगर के बारे में बताया जा रहा है। तुम जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है, ठीक है। एक निर्धन की चतुराई के बारे में कहानी दी गई है। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था, उसके पास कोई चूहा। चलिए ये आप देख लीजिएगा, फोकस पॉइंट नहीं है हमारा ये, तो फिर आप नॉर्मली आप पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा पढ़ के, ठीक है। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरी गांव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेलते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों के रोलिंग खंभों या प्रवेश द्वार पर सजाया जाता था जहां लोग आते जाते थे, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए बस दिखा रहा है सांची का मूर्तिकला मध्य प्रदेश स्थित है। स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। जो आपका सांची में मूर्तिकला है, सांची का स्तूप, उसके बारे में दिखा रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं जो भरहुत का स्तूप है वो भी मध्य प्रदेश में है। तो सांची का स्तूप जो है वो आपका अशोक के काल का है। भरहुत का स्तूप जो है आपका गुप्त काल का है। भरहुत का स्तूप किस काल का है? गुप्त काल का। और जो सांची का स्तूप का तोरण लगवाया गया था, सांची का स्तूप का तोरण वो गुप्त काल में लगवाया गया था। ठीक है, गुप्त काल। ठीक है, अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी, जैसे कि तुमने पढ़ा इनके बारे में, पलकोटों से घिरे होते थे। जैसे बता रहा है शहर के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि तुम ऊपर के चित्र देख रहे हो, अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। क्या मिला है? वलय कूप। ये वलय कूप गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। ठीक है, महलों, बाज़ारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। तो अवशेष ये फोकस पॉइंट है, आप याद रखिएगा कि किस चीज़ के पॉइंट हमें साक्ष्य कम मिले हैं। महलों, बाज़ारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। ठीक है, संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंट से, पत्थर, छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक ना टिक पाए। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ नए नागरिकों, यात्रियों के विवरण द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है, जिन देखिए यहाँ पे बैरी गाजा के बारे में बताया गया है। भारूच का यूनानी नाम। बैरी गाजा के संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के दौरान नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही जहाँ जहाज़ लिए जा सकते हैं। देखिए बता रहे कहानी के रूप में कि राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब, उत्कृष्ट महान कपड़े। ठीक है, ठीक है, जैसे कि बता दिया आपको बैरी गाजा भारूच की कहानी। अब आगे देखते हैं। आहा सिक्के के बारे में बता रहे हैं। आहा सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। कैसे होते थे? आयताकार भी होते थे, गोल भी होते थे। ठीक है, ये या तो धातु की चादर को काटकर धातु के चपटे गोलकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। देखिए आहत सिक्के करने के लिए ठप्पे लगाए जाते थे। ऐसा नहीं होता था कि इस पर कुछ बना होता था। ये क्लियर सादे सिक्के होते थे, इन्हें गर्म किया जाता था, इस सिक्के के रूप में ढले होते थे, इन पर ठप्पा लगाया जाता था, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। ठीक है, पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। सबसे पुराने कौन से सिक्के थे? आहत सिक्के थे, जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया हुआ है। देखिए चित्र भी दे रखा है पीछे समझने के लिए आपको। चांदी के तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। देखिए चित्र दे रखा है। इसी प्रकार से आप यूज, ठीक है, संगम साहित्य की छोटी सी कविता को पढ़ो। देखिए संगम साहित्य की कविता को दे रखा हुआ है यहाँ पे कि खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लदे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफ़ेद रात पर। देखिए कोई हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप पढ़िएगा अच्छा लगेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि हमारा चैप्टर एंडिंग पे आ गया, शॉर्ट चैप्टर था आज का। नगर 2500 साल पहले से भी ज़्यादा समय से ही महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर
देखिए इनमें से रास्ता बता रहे हैं, हाईलाइट कर दे रहा हूँ, वो पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। एक रास्ता जो था उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर को चारों ओर किलाबंदी थी। ठीक है, इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों का केंद्र था। ये क्वेश्चन अभी आपका आया हुआ था 2080 के पेपर में, मेंस के पेपर में आया था ज्योग्राफी। तो उसमें ऑप्शन दे रखा था और पूछ रखा था कि इनमें से कौन मूर्ति का केंद्र है। उसके बारे में 2 लाइन सब लिखे, 25 शब्द लिखे हैं, जैसे कि आपको ईजिली आप सॉल्व कर सकते थे अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होती। ठीक है, लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम अगले चैप्टर में पढ़ोगे। देखिए जैसे कि कुषाणों के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। तो देखा आपने कैसे अल्पकालिक केंद्र रहा, उसके बाद धार्मिक केंद्र भी रहा। ठीक, धार्मिक केंद्र, ठीक, मूर्ति बनाने का केंद्र था। उसके बाद दूसरी राजधानी बनी मथुरा कुषाणों की, धार्मिक केंद्र भी रहा। ठीक है, मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये सच्चित अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। तो जो इससे अभिलेख मिले हैं ये उल्लेख किस चीज़ का कर रहे हैं? ये स्त्री पुरुषों द्वारा दिए गए दानों का प्रयोग करने के लिए दान का उल्लेख कर रहे हैं। ठीक है, शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माल बनाने वालों तथा इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, शिल्प तथा शिल्पकार के बारे में देखते हैं। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ठीक है, किस भाग में मिले हैं? ज़्यादातर उप महाद्वीप के उत्तरी भाग में। ठीक है, ठीक, ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी, देखिए कपड़ों के केंद्र के बारे में बता रहा है। उत्तर में वाराणसी, दक्षिण में मदुरै इसके प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, कपड़े के 2 केंद्र थे, उत्तर में वाराणसी थी, दक्षिण में मदुरै थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। लास्ट में समझा कहाँ? वाराणसी, और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे जहाँ स्त्री पुरुष दोनों के काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। जो शिल्पकार होते थे उनके व्यापारी, उनको जो एक मंडल होता था, संघ, उसे श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना। जो शिल्पकार होते थे इनकी श्रेणी का काम क्या क्या होता था? प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना। ठीक है, 3 काम थे इनके। कच्चा माल उपलब्ध कराओ, कच्चा माल उपलब्ध कराने के बाद वो जो प्रशिक्षण देते थे, और तैयार माल का वितरण करना था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियों व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियाँ बैंक के रूप में काम करती थी जहाँ लोग पैसा जमा करते थे। ठीक है, इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। ठीक है, सूत काटने और बुनने के नियम बताए गए हैं। देखते हैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता है। ये नियम अर्थशास्त्र के अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ की छाल, कपास, पटुआ तथा सन की तैयार करने के काम में विविध सक्षम अक्षम महिलाओं, भिखारियों, वृद्ध वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेवकाओं, अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। ठीक है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो के बारे में बता रखा है।
आरिकामेडु पदाचेरी, देखिए पदुचेरी में पड़ता है, बता रहे हैं यहाँ पे। एक पतन था जिसका नाम था आरिकामेडु। रोम के बारे में दी जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले आरिकामेडु एक पतन था। ठीक है, आरिकामेडु क्या था? एक पतन था। तो क्वेश्चन आ सकता है, तो आरिकामेडु के बारे में याद रखिएगा क्या है? एक पतन था। ठीक है, या दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे, जहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के एफोरा क्षेत्रों जैसे पात्र मिले हैं। देखिए बता रहा है क्या पूरा। ओके, सही कर ले रहे हैं। पात्र के बारे में बता रहा है क्या? पूरा से पात्र मिले हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। जहाँ से सामान उतारे जाते थे, जहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यह एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। ठीक है, क्या क्या मिला है ये आप याद रखिएगा। एरेटाइन लाल जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इटली के शहर के नाम पर इनका नाम रखा गया एरेटाइन शहर। इस मुहर पर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। जैसे कि साशा होता था, सांचे को दबाकर बनाया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का है, किंतु वे यहीं बनाए गए हैं। तो रोम से उन्होंने प्रशिक्षण लिया और उसके बाद कहाँ बनाया? इंडिया में ही बनाया, जहाँ रोमन लैम्प, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिलते हैं। साथ ही साथ छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया। मानचित्र में रोम को ढूंढो। जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बताया जा रहा है कि इसका विकास कब हुआ, गंगा अफ्रीका। ठीक है, चलिए तो आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया। जैसा कि ये आप बता देता हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत कब हुई? 3000 साल पहले। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर आहार सिक्के करीब कितने? 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत 2300 साल पहले। आरिकामेडु पतन था 2200 से 1900 साल पहले। ठीक है, और इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जैसा कि मुझे दिखा नहीं, मैंने देखा तो मैंने आपको क्लियर नहीं किया उसी रीजन से मैं देख रहा था कि अगर। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो और आपको मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है तो कृपया चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि हमारा हिस्ट्री कंटिन्यू रहेगा। हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद हम ज्योग्राफी करेंगे। ज्योग्राफी करने के बाद जैसे पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में आपके 30 डेज लगेंगे, 30 दिन लगेंगे कंप्लीट होने में, पॉलिटी की एनसीईआरटी और इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी। ठीक है, तो इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। बट मैं हिस्ट्री सही से पढ़ा रहा हूँ कि हिस्ट्री में आपके माइंड में जो स्टोरी एक सेट हो जाएगी ना, उसके बाद आपको जब पढ़ेंगे तो उसमें स्टोरी में ऐड करते रहेंगे। तो स्टोरी में ऐड करेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, इसलिए मैंने किया। ओके, थैंक यू।